कह रहे कि हमसे पीट पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मौलाना जिसे लोग फरिश्ता समझते थे, पर सच सामने आया तो लोग दंग रह गए। उस रात गांगनोली गांव में क्या हुआ था, कैसे एक नाम जिसने हमेशा इज्जत पाई दुनिया की सबसे हैवानियत भरी हेडलाइन बन गया। 3 लाशें, एक घर और सवालों का ऐसा तूफान जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वारदात की नहीं, ये धोखे, डर और दिमागी खेल की वो सच्चाई है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे गांगनोली, उस दिन जब गांव के मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से 3 लाशें बरामद हुईं। एक उनकी पत्नी और 2 उनकी मासूम बेटियां थीं। दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। मौलाना इब्राहिम, जिन्हें गांव वाले हाफिज साहब कहकर बुलाते थे, अपनी सादगी और नेक दिल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे मस्जिद में नमाज पढ़ाते और बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। पूरा गांव उन्हें मानता और इज्जत देता था। मगर उस सुबह गांव से उठी एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। लोग दौड़े और मौलाना के घर पहुंचे तो जो नजारा था वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। चारपाई पर मौलाना की पत्नी इसराना का निर्जीव शरीर पड़ा था और उनके पास ही उनकी 2 बेटियां खून से लथपथ पड़ी थीं, जिनकी उम्र 8 और 10 साल बताई जा रही थी। पूरा घर अस्त व्यस्त था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंदर आकर कहर बरपा दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यह जुल्म किसने किया होगा। शुरुआती जांच में पुलिस ने गांव को घेर लिया। चारों ओर अफरा तफरी थी। लोग डरे और गुस्से में थे। जब पुलिस ने कहा कि मौलाना से भी पूछताछ होगी तो गांव वाले भड़क उठे। वे बोले, मौलाना हमारे गांव की शान हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। पर पुलिस के पास सवाल थे और वो सवाल गंभीर थे, क्योंकि वारदात के वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे देवबंद के एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। पुलिस को यह बात अजीब लगी। परिवार घर में था तो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे? मौलाना के घर में 3 कैमरे लगे थे और जब पुलिस ने फुटेज चेक की तो पता चला कि उसी रात वारदात वाले कमरे का कैमरा बंद कर दिया गया था। सवाल उठे, क्या किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद किया था या यह किसी साजिश का हिस्सा था? वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले, गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कोई कह रहा था कि यह काम किसी बाहरी का है, तो कोई बोल रहा था कि घर के किसी करीबी ने यह किया है। तभी पुलिस ने आसपास के बच्चों से पूछताछ शुरू की। वे बच्चे जो मौलाना के यहाँ पढ़ने आते थे। उनमें से एक 16 साल के लड़के के कपड़ों पर खून के निशान मिले। जब पूछताछ सख्ती से हुई तो लड़का टूट पड़ा और कबूल किया कि उसने और उसके एक साथी ने यह सब किया है। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। वे बच्चे जो हर रोज मस्जिद में कुरान पढ़ते थे, कितनी बड़ी वारदात के आरोपी बन गए थे। पुलिस जब पूछा कि क्यों, तो लड़के ने कहा कि मौलाना उन्हें डांटते थे, वे बहुत सख्त थे और उन्हें बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने बदला लिया। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इतनी कम उम्र के बच्चों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? लड़के ने आगे बताया कि हमने सोचा मौलाना को दर्द पहुंचाना है तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचना सही रहेगा। गुस्सा एक अहम बात और एक दंड 3 मासूम जिंदगियों की कीमत बन गया। जब पुलिस ने पूछा कि उन बच्चियों की क्या गलती थी तो लड़के ने कहा कि एक जाग गई थी और चिल्लाने लगी, इसलिए उन्हें भी चुप कराना पड़ा। यह सुनकर यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी कांप गए। गांव में मातम छा गया। कोई मानने को तैयार नहीं था कि मौलाना के ही शिष्य उनके परिवार के कातिल बन सकते हैं। शाम होते होते माहौल और बिगड़ गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई लोग घायल हुए, गाड़ियां तोड़ी गईं और लोग चिल्ला रहे थे, मौलाना को छोड़ दो। पर पुलिस अपनी जांच पर अड़ी रही। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि अगर आरोपी यही 2 नाबालिग हैं तो कैमरा किसने बंद किया? क्योंकि सीसीटीवी को एडमिन पैनल से बंद किया गया था। क्या यह बच्चों का काम था या इनके पीछे कोई और था जिसने इन्हें मोहरा बनाया? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई रहस्य खुलकर सामने आने लगे। तकनीकी टीम ने पाया कि कैमरा मैन्युअली बंद किया गया था, यानी कोई ऐसा शख्स जिसने सिस्टम की सेटिंग्स को अच्छे से समझा हो। पुलिस ने 3 स्थानीय युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग जानने वाला और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करने वाला। पूछताछ में कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को यकीन था
कि कैमरा किसी ने जानबूझकर ही बंद किया है। उधर मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना के भाई ने मीडिया में बयान दिया, ये दो बच्चे इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकते, जरूर किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा है। यह बयान पुलिस के लिए नया सिरदर्द बन गया। गांव में अब फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या मौलाना के परिवार की यह त्रासदी किसी बाहरी साजिश का हिस्सा है? इसी बीच पुलिस को एक और सूचना मिली। गांव के एक युवक ने बताया कि उस रात एक काली गाड़ी मौलाना के घर के पास खड़ी थी। उसमें 4 लोग थे और उनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। पुलिस को कहानी में अब एक नया किरदार मिल चुका था। वह चौथा शख्स जो उस रात वहां मौजूद था, लेकिन घटना के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस ने गांव और नजदीकी टोल प्लाजा की फुटेज खंगाली। वहां एक काली एसयूवी दिखी जिसकी नंबर प्लेट आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। शुरुआती अक्षर यूपी पढ़े जा सके। अब जांच 2 दिशाओं में बंट चुकी थी। एक तरफ नाबालिगों का इकबालिया बयान और दूसरी तरफ यह रहस्यमयी एसयूवी। पुलिस के लिए यह केस अब एक साधारण हत्या नहीं रह गया था। सवाल गहरे हो चुके थे। क्या सच में सिर्फ 2 नाबालिग बच्चों ने यह सब किया, या उनके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा था? मौलाना इब्राहिम से पूछताछ शुरू हुई। वे बेहद शांत थे, लेकिन चेहरे पर गहरा दुख साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं उस रात देवबंद एक धार्मिक बैठक में गया था। मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी का जीपीएस रिकॉर्ड और फोन कॉल्स दिखाए। जांच में यह सही भी पाया गया, लेकिन पुलिस का ध्यान एक ही बात पर अटक गया। जब वह निकले थे तब कैमरे ऑन थे, तो फिर बाद में बंद कैसे हुए? इसी समय तकनीकी रिपोर्ट सामने आई। कैमरा उसी रात एडमिन कोड से बंद किया गया था, यानी वह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी। यह किसी बच्चे की हरकत नहीं हो सकती। पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसके पास कैमरों की एक्सेस थी। पता चला मौलाना के अलावा सिर्फ एक और शख्स था जिसे यह कोड पता था, मस्जिद और घर का टेक्निकल केयरटेकर। पुलिस ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन वह गायब था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया। अब शक उसी पर मंडराने लगा। क्या वही उस काली एसयूवी में बैठा तीसरा व्यक्ति था? क्या उसी ने कैमरा बंद किया और बच्चों को भड़काया? गांव में तनाव और बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे थे पुलिस बच्चों को फंसा रही है, तो कुछ अब मौलाना पर भी शक करने लगे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि जब पुलिस दोबारा जांच के लिए पहुंची तो रास्ता रोककर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, कई घायल हुए और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का भी हो गया था। जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई और पहली बार मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने सीधा सवाल दागा, आपके परिवार की हत्या हुई और आप इतने शांत हैं, क्यों? क्या आपको पहले से किसी खतरे की भनक थी? मौलाना ने नजरें झुका लीं और धीमे स्वर में कहा, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरे सबूत कैमरों में ही हैं, बस उन्हें देख लीजिए। पुलिस ने फिर से फुटेज को ध्यान से खंगाला। इस बार उन्होंने गली के कैमरे की रिकॉर्डिंग फ्रेम दर फ्रेम बढ़ाई। उसमें 2 परछाइयां दिखीं, एक बड़ी उम्र की और एक छोटी। पहले लगा कि यह वही 2 नाबालिग लड़के हैं, लेकिन जब फ्रेम को झूम किया गया तो बड़ी परछाई का चेहरा साफ नहीं हो पाया। अब शक और गहरा गया। शायद वारदात में 3 लोग शामिल थे। जांच अधिकारी बोला, यह केस अब बच्चों का खेल नहीं लगता, इसमें किसी अनुभवी दिमाग की भूमिका है। गांव में अफवाहों का तूफान और तेज हो गया। कोई कह रहा था यह पुराने झगड़े का बदला है, कोई बोल रहा था धार्मिक मतभेदों का नतीजा, कुछ का मानना था मौलाना असली गुनहगार को जानते हैं पर डर के कारण चुप हैं। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने डीवीआर से डिलीटेड डेटा रिकवर किया। रिपोर्ट में लिखा था एडमिन कोड उसी रात डाला गया था और यह कोड केवल 2 लोगों को पता था, मौलाना और वही केयरटेकर जो अब गायब था। अब पुलिस दोनों पर बराबर नजर रख रही थी, लेकिन जब टीम केयरटेकर की तलाश में उसके घर पहुंची, घर खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, भीतर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में भागा हो। पुलिस ने गांव के आसपास के सीसीटीवी खंगाले। एक फुटेज में रात और 9:47 बजे एक सफेद स्कूटी दिखी। उस पर 3 लोग बाहर सवार थे, एक आदमी आगे, एक लड़का पीछे और बीच में एक लड़की जिसकी शक्ल लापता छात्रा जैसी लग रही थी, जो मौलाना के यहां पढ़ा करती थी। फुटेज में मौजूद उस लड़की की पहचान बस इतनी ही थी। चेहरों पर अंधेरा था, लेकिन स्कूटी चला रहा शख्स बिल्कुल वयस्क दिखाई दे रहा था। यानी अब यह साफ लगने लगा कि 2 नाबालिग बच्चों की कहानी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि वे उम्र में इतने बड़े नहीं थे कि स्कूटी चला पाते। यह एक बड़ा मोड़ था। अब सवाल उठने लगे,
क्या वह तीसरा व्यक्ति ही इस वारदात का असली सूत्रधार था? जब यह बात गांव में आग की तरह फैली कि सीसीटीवी में किसी तीसरे आदमी की भी झलक दिखी है, तो लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था लड़की को किसी ने बहला फुसलाया, तो कोई बोलता उसे किसी भाई साहब ने बुलाया था। पुलिस ने इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ाई। मृत लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई। उसमें एक नंबर बार बार सामने आया, एक अज्ञात नंबर जिससे आखिरी कॉल रात 9:42 पर हुई थी। लोकेशन के अनुसार कॉल उसी इलाके से की गई थी जहां स्कूटी दिखाई दी थी। जब पुलिस ने वह नंबर ट्रेस किया, नतीजा चौंकाने वाला था। नंबर मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के नाम पर था, जो मौलाना के साथ मस्जिद में काम करता था। लेकिन मुजम्मिल 3 दिन से लापता था। अब कहानी के सारे धागे आपस में जुड़ने लगे। सीसीटीवी, केयरटेकर, मुजम्मिल, क्या यही दोनों वारदात के पीछे का असली नेटवर्क थे? तभी मृतका की एक सहेली ने पुलिस को अहम बयान दिया। दीदी कुछ हफ्तों से परेशान थीं। कहती थीं कोई भाई साहब बार बार मिलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अगर मना करो तो धमकी देते हैं कि पढ़ाई छुड़वा देंगे। यह बयान मिलते ही जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने सोचा लड़की को बहाने से बुलाया गया और फिर उसी रात वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब सवाल यह था, अब भाई साहब कौन थे? क्या वह मौलाना खुद थे? जब मौलाना इब्राहिम से दोबारा पूछताछ हुई, इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। पूछा गया मुजम्मिल कहाँ है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा मुझे नहीं पता, नमाज के बाद गया था, वापस नहीं आया। लेकिन अगली ही सुबह पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। मौलाना रातों रात गांव से भाग गया था। उसके कमरे में सब अस्त व्यस्त पड़ा था, बिस्तर उलटे पड़े, धार्मिक किताबें जमीन पर बिखरी हुईं। लेकिन एक चीज पीछे छूट गई, एक पुराना मोबाइल फोन। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि मौलाना केवल एक धार्मिक शिक्षक नहीं, बल्कि शायद इस वारदात का मास्टरमाइंड है। बच्चों को बहकाया और खुद पीछे से खेल खेला। मौलाना के फरार होते ही गांव में हड़कंप मच गया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा, यही शख्स सबका असली गुनहगार है। सवाल सिर्फ एक था, वह गया कहां? न पैसे, न गाड़ी, न कोई ठिकाना। फिर वह कैसे इतना जल्दी फरार हो गया? गांव के कुछ लोगों ने बताया उसे आखिरी बार बस अड्डे के पास देखा था। वह एक बस में बैठ रहा था जो पास के कस्बे की ओर जा रही थी, पर वहां पहुंचने तक वह जैसे हवा में गायब हो गया। मीडिया में मामला जोर पकड़ चुका था। हेडलाइन, मौलाना पर रेप और मर्डर का शक, देश भर में हड़कंप। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष कह रहा था उसे फंसाया जा रहा है, दूसरा अगर बेगुनाह होता तो भागता नहीं। पुलिस पर भी आरोप लगे कि शुरुआत में मौलाना को बचाया गया। हालात बिगड़ते देख जिले के एएसपी ने एसआईटी गठित की। आदेश, किसी भी हालत में मौलाना और मुजम्मिल को ढूंढो। जब मौलाना के छोड़े गए मोबाइल की जांच हुई, कुछ डिलीट किए गए वॉइस मैसेज रिकवर किए गए। एक आवाज, भाई काम हो गया है, अब जल्दी निकल जाओ। यह आवाज मुजम्मिल की निकली और लोकेशन पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर। यह सबसे बड़ा झटका था। 3 राज्यों हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस अलर्ट कर दी गई। मामला अब अंतर्राज्यीय हो गया था और फिर केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने दोबारा सारे सबूत खंगाले, पुरानी फुटेज को एडवांस सॉफ्टवेयर से साफ किया गया और सच सामने आ गया। स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति मौलाना इब्राहिम ही था। अब यह तय हो गया कि वह सिर्फ गवाह नहीं, पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने ऑपरेशन का नाम दिया शैडो हंट। देश भर के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक संस्थानों में उसकी तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में सूचना मिली, पश्चिम बंगाल के एक कस्बे में एक फैजान नाम का व्यक्ति मदरसे में पढ़ा रहा है। टीम वहां पहुंची। एक क्लास में मौलाना बच्चों को पढ़ाता मिला। चेहरा देखते ही पहचान हो गई, यही वही था, महीनों से फरार। लेकिन असली झटका तब लगा जब पहचान की जांच हुई। उसका असली नाम मौलाना इब्राहिम नहीं, साबिर हुसैन था। वह पिछले 2 सालों से नकली पहचान फैजान अली के नाम पर जी रहा था। उसके खिलाफ पहले से 2 केस दर्ज थे, एक नाबालिग से छेड़छाड़ का और दूसरा धोखाधड़ी का, और हर बार नाम शहर बदलकर बच जाता था। गांव वालों के लिए यह सच किसी सदमे से कम नहीं। जिसे वे नेक और धार्मिक मानते थे, वही एक दरिंदा निकला। जांच में पता चला मौलाना और मुजम्मिल ने नाबालिग बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया था। झूठे धार्मिक तर्क देकर उन्हें यकीन दिलाया कि वे सजा देने का काम कर रहे हैं, जबकि सच यह था
मौलाना अपने झूठे अहम और गुस्से में अंधा हो चुका था। सीबीआई रिपोर्ट में सारा सच दर्ज। वारदात की रात मौलाना ने पहले कैमरा बंद करवाया, मुजम्मिल और बच्चों को भेजा और खुद स्कूटी से पहुंचा। लड़की ने विरोध किया। उसे चुप कराने की कोशिश में 3 मासूम जान चली गईं। वारदात के बाद उसने कपड़े फोन बदल दिए और मुजम्मिल के साथ फरार हो गया। पूछताछ में जब सबूत सामने रखे गए, उसका चेहरा उतर गया। आखिर बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया। मुजम्मिल को भी कुछ दिन बाद बिहार के भागलपुर से पकड़ा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी सब कुछ साबित कर दिया। लड़की के कपड़ों पर मिले 3 डीएनए, एक मौलाना का, एक मुजम्मिल का और तीसरा लड़की का खुद का। केस अब पूरी तरह सुलझ चुका था, लेकिन वह जख्म जो गांव में रह गया वह शायद कभी नहीं भर पाएगा। आज भी गांगनोली की गलियों में लोग उस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। एक सम्मानित चेहरे के पीछे छिपा दरिंदा सबके सामने आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।